बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए गईं। एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली के साथ मुलाकात हो, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है और वो मुलाकातें उन्होंने रोक दी हैं। और अब मुलाकातें इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ना वकला से मुलाकातें हो रही हैं, ना फैमिली से। इमरान खान साहब के वकील भी गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं हुई। इमरान खान साहब की जो तीन बहनें हैं, उन्होंने उनकी आंख में जो तकलीफ है उसके हवाले से तीनों ने अलग अलग बयानात दिए। क्योंकि असदुल्ला खान साहब की यह खबर थी, उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब की दाईं आंख के अंदर एक प्रॉब्लम है और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, और इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि आप अडयाला जेल में कर लें। लेकिन डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे ऑपरेशन के लिए तमाम सहूलियात मैसर नहीं है जेल में, लिहाजा इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ये पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और ये गुज़िश्ता चंद दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अडयाला जेल के बकौल असदुल्ला खान साहब के। अब इस पे तीनों बहनों का मौक़िफ़ क्या है? सबसे पहले उज़मा खानम, जो इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात करके आई थी, उनकी मुलाकात हुई थी सबसे आखिर में बहनों में। तो उज़मा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया था कि उनकी आंख में तकलीफ है और इसके लिए वो कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कंफर्म किया कि आंख में तकलीफ ज़रूर है और उसके लिए कोई वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में उनको नहीं पता था। इमरान खान साहब की दूसरी बहन अलीमा खानम, उन्होंने इस खबर को लेकर शकूक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये खबर कैसे बाहर आ जाती है, इसका सोर्स क्या है? अब कोई जर्नलिस्ट अपना सोर्स तो नहीं बताएगा। वैसे मैं ये आपको बता देता हूं कि जिस जर्नलिस्ट ने यह खबर दी है वो कोई एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की गुड बुक्स में तो नहीं है। असदुल्ला खान साहब का मैं जानता हूं, वो उतनी अच्छी गुड बुक्स के अंदर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन फर्ज करें ये खबर अगर किसी ऐसे सहाफ़ी ने दी होती जिसको आप टाउट कहते हैं, तो फिर भी आप इसको फेंक तो नहीं सकते थे ना। आपको इस पर गौर करना पड़ना था कि यार इमरान खान साहब की आंख के अंदर प्रॉब्लम हुई है, बिनाई जाने का खतरा है, तो ये खबर तो फिर बहुत बड़ी बननी थी, कोई भी देता। तो असदुल्ला खान साहब ने यह खबर दी। अब अलीमा खानम ये कहती है कि हमारा तो इमरान खान से ना मुलाकात करवाते हैं ना राब्ता करवाते हैं। हम इमरान खान साहब की खैरियत जानने के लिए जब जेल में फ़ोन करते हैं तो इमरान खान साहब के बारे में हमें बताया भी नहीं जाता। हमारे पास तो कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने ये शिकवा किया। इसके बाद इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम का बयान है। ये हसान न्याजी की वालदा भी है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इमरान खान साहब की आंख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अगर किसी ने की या कोई ऐसा कर रहा है तो याद रखें कि उनमें से किसी की भी आंख नहीं बचेगी। ये बात ठीक है क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हैं इमरान खान साहब के मामले को लेकर, और तशवीश तो लोगों को है। अब लोग बाहर नहीं निकलते, उनका अपना एक अंदाज है लोगों का, पाकिस्तानियों का। निकलते हैं तो वो अपनी सहूलत देखकर निकलते हैं। दो मरतबा ऐसा हुआ कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, लेकिन गंडापुर साहब ने उन्हें धोखा दे दिया लोगों को, और अब दोबारा लोग निकलना शुरू हो गए। अगर इमरान खान साहब को वाकई कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, या उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो इसका खुमियाजा उन लोगों को भुगतना तो पड़ेगा जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये बात मैं जिम्मेदारी से आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खानम ने कहा कि क्या कौम को समझ आ गई है कि इमरान खान जेल में क्यों है? वो एक मुहिब वतन लीडर है, उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत है, वो 2.5 साल से जेल में है। उसने कौम से वादा किया कि कोई डील करके नहीं निकलेगा, और वो वादा निभा रहा है। पाकिस्तानी कौम के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए खड़ी हो, क्योंकि इमरान खान उनके लिए जेल में बैठा। बसंत में पंजाब हुकूमत ने हदायत जारी की हैं कि कौन सा गाना सुन सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, पतंग पर किसकी तस्वीर लग सकती है और किसकी नहीं लग सकती। इमरान खान की पार्टी के रंग भी नहीं लगेंगे। पाकिस्तान में सब्ज़ और सुर्ख रंग भी लगता है जल्द बैन हो जाएगा। उससे बड़ी गुलामी और क्या होगी? पाकिस्तानियों, आप ये गुलामी क्यों कबूल कर रहे हो? ये अलीमा खानम ने सवाल पूछा। नादरीन, असदुल्ला खान साहब ने अपनी खबर का एक दूसरा हिस्सा भी दिया। वो हिस्सा भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है असदुल्ला खान साहब का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी पूरी तस्दीक तो इसकी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो कहना है मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा मेरा सोर्स ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता हफ्ते और एतवार की दरमियानी रात, जो कि 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात थी, रात के दूसरे पहर यानी आधी रात के बाद पिम्स अस्पताल लाया गया। उन्हें आंख की बीमारी CRVO के इलाज के लिए इंजेक्शन दिया गया। लेकिन मैं अभी इस खबर की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकता, गैर तस्दीक शुदा खबर है, क्योंकि मैं इसे डबल चेक कर रहा हूं। सोर्स का दावा है कि 1-2 लोगों का स्टाफ था
और इमरान खान साहब उनके साथ खुश असलूबी से पेश आए और कहा कि मैं माजरत चाहता हूं कि आपको रात गए तकलीफ दी। सोर्स के मुताबिक इमरान खान का मोराल ठीक था, अच्छी हालत में थे, इसको हम डबल चेक करेंगे, असदुल्ला खान ने यह कहा। देखें, अगर इमरान खान साहब को अस्पताल यूं लाया गया तो ये तो फिर अच्छी बात है, उनकी आंख का जो अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है, लेकिन अब क्योंकि आ गई है मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। एक तो हुकूमत ने गाना जो है नकदा कोका उस पर पाबंदी लगा दी पहले कि ये आप नहीं सुन सकते। हालांकि इस गाने में कोई ऐसे बोल नहीं है, कोई जुबानी बात भी नहीं है, सीधा सीधा गाना है। और इस गाने की वजह से मलकू कहते हैं कि वो बहुत मशहूर हो गया। इस गाने के अंदर एक शेर है जो इमरान खान साहब से रिलेटेड है, कैदी नंबर 804 से रिलेटेड है। अब उस शेर की वजह से ये गाना मिलियंस के अंदर चला गया, मलकू को पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिल गई। किसी आजाद जज के सामने अगर ये मामला जाए तो वो पूछ भी लेगा कि इस गाने में ऐसा क्या है भाई, क्या बुरा जो आप इसको नहीं लगने देना चाहते। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब है तो उनसे वो डरते हैं, उन्होंने नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी। और अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन 16 सीनियर तरीन अफसरान को, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम लोगों को भेजा गया है कि बसंत पे किसी की फोटो ना लगे। अब किसी की फोटो का मतलब यह है कि इमरान खान की फोटो ना लगे, कोई पार्टी का झंडा ना लगे, तो ये इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी का झंडा ना लगे। सादी बात है, सभी समझते हैं बात क्या है। डर इसी बात का है ना कि आपको आसमान पे इमरान खान साहब की तस्वीर वाली, उनके नाम वाली, उनके कैदी नंबर वाली, उनकी पार्टी के झंडे वाली पतंगे नजर आएंगी बसंत के दिन। तो इस पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, कहती दफा 144 हम लगा देंगे। आप अंदाजा करिए इमरान खान साहब से सिस्टम कितना डरा हुआ है, कितना खाइफ है, कितना परेशान है भी। अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं और आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसको आप डरा हुआ नहीं दिखा पा रहे, उसको आप सरेंडर नहीं करवा पा रहे, वो आपसे हार नहीं मान रहा, तो जाके उससे माफी मांग ले और जाके उससे सुलह कर ले और उसे बोले कोई रास्ता निकाल कर दे। सियासी आदमी है, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे भी देगा। लेकिन जितना आप गिरते चले जा रहे हैं ना इमरान खान साहब की मुखालफत में, कभी इद्दत वाला केस ले आते हैं, कभी साइफर वाला केस ले आते हैं, कभी आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी उसकी आवाज पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप उसकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी आप उसकी बेगम को पकड़ लेते हैं, कभी आप उसकी बहनों को पकड़ लेते हैं, कभी आप खवातीन के ऊपर टॉर्चर करते हैं, कभी आप बच्चों पे टॉर्चर करते हैं। जगह जगह आप दरबदर हो रहे हैं, बाहर दुनिया में आप दरबदर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा लगा के आप थक गए हैं, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हत्ता कि आपने यह भी सोच लिया कि 25 साल तक के तमाम लोगों से वोट का हक ही छीन लिया जाए। जब आप इस हालत में आ गए हैं तो अब आप एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये प्रैक्टिकली ज़हनी मर्ज है और क्या है, आप मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानियों का। तो जाए जाके इमरान खान से माफी मांगे, उससे कहीं कोई रास्ता निकाल कर दे, उससे सुलह करे, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे देगा। वो पॉलिटिकल आदमी है। वफाकी वज़रा भी फंस गए। देखिए ना, जो लोग दिन रात करते थे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम जरूर ऑपरेशन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन होगा, मिलिट्री ऑपरेशन हम जरूर करेंगे, कौन रोक सकता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। दिन रात इनके तकब्बुर भरे जुमले ही खत्म नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर कहा कि नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। मसले का हल जरूर होगा लेकिन मुशावरत के साथ होगा। बैठो, सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करो और यह ड्रामा बंद करो। पाकिस्तानियों को मार मार के, कोलेटरल डैमेज कर करके आप कभी भी अमन नहीं ला पाएंगे। इमरान खान ने खुद बताया था, उसने सोल्यूशन कहा था, और अब ये सारे मिलिट्री ऑपरेशन से भाग रहे हैं। यानी पहले जो सारे बड़के मार रहे थे, कैदी नंबर 804 अकेला खड़ा था, उसने कहा जी मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। आज ये सारे ऑपरेशन से भाग रहे हैं। जनाब हम तो ऑपरेशन कर नहीं रहे थे, हमारा तो इरादा ही कोई नहीं ऑपरेशन करने का। चक्कर क्या हुआ? चक्कर ये हुआ कि इन्हें लगा था कि ये ऑपरेशन करेंगे, रोला रोला डालेंगे, वहां बंदूकों का, हेलीकॉप्टर्स का, रॉकेट लॉन्चर्स का, फायरिंग के ये मनाजिर आएंगे, बड़े जंगी किस्म का माहौल बना देंगे। जैसे इंडिया के साथ लड़ाई के बाद हमें पजीराई मिली थी, इस ऑपरेशन में हमें पजीराई मिल जाएगी। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। इंडिया के साथ जो आपकी झड़प हुई उसमें पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी हुई, वो जब भी होगी साथ ही खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर लड़ाई करेंगे और एक ऐसी लड़ाई करेंगे जिसमें दहशतगर्दी आप खत्म करने के, ऐसा लगता है कि कोई नतीजा निकलना ही नहीं है। अगर निकलना होता तो 22 ऑपरेशंस बड़े हो गए और हजारों छोटे ऑपरेशंस आपने कर दिए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। अभी तक अमन नहीं आया तो आगे गारंटी क्या है कि अमन आ जाएगा? असल सवाल यह है कि इन दहशतगर्दों को लेकर कौन आया, इनको बनाया किसने, इनको तरबियत किसने दी, इनको यह सारा कुछ सिखाया किसने, इनके हाथों में हथियार पकड़ाए किसने, और इन्हें वापस कौन लेकर आया और वापस लाकर इनको बसाया किसने?
देखिए मुराद से ही चीख रहा था, मेरे आप वीलॉग्स उठाकर देख लें जुलाई और अगस्त 2022 के, उसमें मैं चिल्ला रहा हूं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि खुदारा रोके इस सिलसिले को, दहशतगर्दों को मत ले आओ वापस। ये उनको वापस लेकर आए, फेंस के अंदर से रास्ते थे वहां से उनको क्रॉस करवाया, बड़ी तादाद में उनको लेकर आए और उनको मुख्तलिफ इलाकों में बसाना शुरू कर दिया। अब वो मुसीबत गले पड़ी हुई है। अब कहते जी हमने ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में नुकसान किसका होता है? आम सिपाही मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, ऑपरेशन में आम सिविलियंस मारे जाते हैं, कोई दहशतगर्द भी मारे जाते हैं। लेकिन मकामी लोगों का यह मानना है कि वसाइल पे कब्जे की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। इसमें नुकसान ज्यादा सबसे जो होता है वो मकामी लोगों का होता है। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, ये लोग बैठे हुए थे। और आपको मैं हैरत की बात बताऊं, ये पाकिस्तान की तारीख की एक अनोखी और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सवाल करने वाले का सवाल जो है ना उसकी ऑडियो बंद कर देते थे। ये आप अंदाजा करें, ताकि लोग सवाल ही ना सुने, क्योंकि तनकीद तो सवाल में होती है ना कि जनाब आपके ऊपर ये इल्जाम है या आपके से ये सवाल है या ये वाला सख्त सवाल, सवाल ही बंद कर देते थे। और हैरत की बात यह है क्योंकि बाद अगर सवाल ऐसा होता है ना, बंदा सवाल कर रहा होता है, बीच में वजीर बोलता है, फिर ये बंदा बोलता है, फिर वजीर बोलता है, बाद वक्त ऐसे भी होता है। ये अदनान हैदर वाले मामले में आज हुआ भी, दोनों की ऑडियो नहीं आ रही थी। मैं हैरान हो रहा था ये ऑडियो कहां जा रही है, बाद में पता चला जनाब डेलिबरेटली सवालात की ऑडियो बंद की गई है। अंदाजा करें, सवालों का गला घोंट दिया इस हुकूमत ने। भैया आपने जवाब देना दें, नहीं देना ना दें, आप ये भी कह सकते हैं नो कमेंट, लेकिन आपने सवाल पूछने पर ही पाबंदी लगा दी और सवाल करने पर ही गला घोंट दिया। आजादी इजहार राय का इससे बुरा गला और कौन घोंटेगा? सहाफियों को चाहिए कि इनका एहतसाब करें, इनसे पूछें कि जनाब हमारी ऑडियो आप सवालात में क्यों बंद कर रहे हैं। अब दावा यह किया वफाकी हुकूमत ने, नंबर एक, कि सूबाई हुकूमत और टीटीपी के दरमियान इत्तफाक राय पैदा हो गया और इसकी वजह से इनखला हुआ है। वो ये कहते हैं, उनका दावा है कि जनाब जो जरगा और टीटीपी के मुज़ाकरात हुए जिनके नतीजे में इनखला हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी नकल मकानी हुई है। ये जनाब वफाकी हुकूमत का लुब्बे लुबाब ये है। अब इस पे जरा आप एक स्टेटमेंट जो शाहिद खटक साहब का है वो आप देख लें। शाहिद खटक साहब ने कहा कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर जिरगे में कोर कमांडर पेशावर, IGFC और स्टेट के तमाम नुमाइंदे बैठे और फैसले किए। पहले लोगों को नीचे उतारा। इसका मकसद यह था कि बर्फ में वफाकी इदारे और फौज रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट लेंगे और गंद सूबाई हुकूमत पर डालेंगे। वैसे बर्फ के ऊपर एक गाना भी बनाया ISPR ने अभी, बर्फ की चादर। तो शाहिद खटक की बात वहां जाकर मैच कर रही है कि बर्फ के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे फौज और वफाकी हुकूमत और ये क्रेडिट लेंगे और सूबाई हुकूमत को गंदा करेंगे। वो काम उल्टा हो गया, वो सारा क्रेडिट जो है वो सूबाई हुकूमत ले गई। सूबाई हुकूमत ने क्रेडिट ले लिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो उसके बाद मामला उलट गया। अब होता ही है ना कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो बड़े जबरदस्त मनाजर आते हैं, उनमें बड़े जबरदस्त नगमे चलते हैं, बड़ी जबरदस्त कवरेजेज होती हैं, तो फिर आपको ऑपरेशन से फायदा भी होता है, आपको मकबूलियत मिलती है। लेकिन यहां काम उल्टा हो रहा था, यहां लोगों की मिजरीज नजर आ रही थी। जो लोग बेचारे अपने इलाके छोड़कर आ रहे हैं वो अपनी कहानियां बता रहे थे कि हमारे साथ कितनी दफा ऑपरेशन किया गया, कितनी दफा हमें हमारे घरों से निकाला गया। तो इनको उल्टा पड़ गया सारा मामला, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया कैंसिल। अब ऑपरेशन कैंसिल करके डालना चाह रहे हैं सूबाई हुकूमत के ऊपर, हालांकि जरगा जो है उसके अंदर फजल रहमान के बंदे भी थे। अलग अलग पार्टियों के बंदे होते हैं ना, तो वो अलग अलग पार्टियों के बंदों को कायल किसने किया? फजल रहमान के बंदे ने खुद कहा कि 4 दफा तो IGFC और खैबर पख्तूनख्वा का जो कोर कमांडर पेशावर है वो उनके साथ बैठा। ये अब उनके अपने बंदे कह रहे हैं और ये बयानात मौजूद है सोशल मीडिया पे इस वक्त। तो ये मुद्दा इन्होंने डाल दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सूबाई हुकूमत के ऊपर। एक्चुअली ये ऑपरेशन करना चाहते थे लेकिन ये ऑपरेशन से भाग गए, जैसे ये इलेक्शन से भाग जाते हैं, जैसे ये मुल्क से भाग जाते हैं, जैसे कोई रिटायर होता है या उसकी हुकूमत खत्म होती है मुल्क से भाग जाता है। ये एग्जैक्टली उसी तरह इस ऑपरेशन से भी भाग गए। कबायली जो है ना वो एक सवाल पूछते हैं और बड़ा जायज उनका सवाल है। एक आम कबायली ये पूछता है कि जनाब शाम को मेरी तरफ तालिबान आ जाते हैं, TTP आ जाती है, दहशतगर्द, वो कहते हैं खाना दो। सुबह मेरे घर फौज आ जाती है, वो कहते हैं उस खाने का हिसाब दो। अब जो दोनों लोग आते हैं वो बंदूक लेकर आते हैं, ताकत के साथ आते हैं, तो मैं किधर जाऊं? अब वो कबायली बेचारा किधर जाए, किसको पूछे? या रात को मारा जाएगा या सुबह मारा जाएगा।
या वो मार देगा या ये मार देगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, यानी इनको तालिबान को बनाया किसने, मैं मिले हुए की मतलब यह है कि बनाया किसने, ट्रेंड किसने किया, इनको पढ़ाया लिखाया किसने, इनको ये हथियार किसने पकड़ाया, इनको वापस कौन लेकर आया, इसको यहां पे बसाया किसने। कबायलियों ने तो ये काम नहीं किया ना, वो तो बेचारे मजबूर लोग हैं, वो वहां रहते हैं, सदियों से रहते चले आ रहे हैं। जब आप उनके अंदर दहशतगर्दी पैदा कर देंगे अपने छोटे से फायदे के लिए, मफाद के लिए, कि जनाब अब ये जहादी हैं, सारों को जहाद पे लगा दो, और बाद में दहशतगर्द हैं, फिर आप लाकर उनको बसा भी रहे हैं। खुद लेकर आए, खुद लाकर बसाया, इसके शवाहिद मौजूद है। ये इन्होंने किया, पीडीएम की हुकूमत ने, जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज हमीद, इन्होंने लाकर तालिबान को बसाया खैबर पख्तूनख्वा में। ये जर्नैल जिम्मेदार हैं इसके लिए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार मना कर रही थी कि ऐसा मत करो। एक वक्त आएगा कि परवेज खटक भी बताएगा सारा कुछ, बाकी लोग भी बताएंगे किसने क्या किया था। बहरहाल एक कबायली का सवाल यह कि वो किधर जाए, वो किससे पूछे, उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसको हर दफा उसके घर से निकाल देते हैं। सोहेल अफरीदी ने शहबाज शरीफ को एक मरतबा फिर खत लिखा कि जनाब हमारे पैसे वापस करें। देखिए ना, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप बीमार हो जाते हैं, आपके पैसे बैंक में पड़े, आपको जरूरत पड़ गई है और बैंक आपको आपके पैसे ही वापस नहीं कर रहा, आपको अपना इलाज करवाना है। तो सोहेल अफरीदी ने क्लियरली कहा शहबाज शरीफ को खत के अंदर कि जनाब हम फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दी से मुतासिर हमारा सूबा है, सैलाब भी यहां पे आया है, हम मुख्तलिफ मामलात से उलझे हुए हैं, हमारे पैसे, हमारे बकाया जात, हमारे पैसे हमें वापस कर दें। वो पैसा को उधार नहीं मांग रहे, ना कोई कर्जा मांग रहे हैं, ना वो आपको ये कह रहे हैं कि जनाब आप हमें ये पैसा दे दे रहम करके, नहीं, ये उनका अपना पैसा है, वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं कि जनाब पैसा दे, हमें इसकी जरूरत पड़ गई है। और वफाकी हुकूमत दबा के बैठी हुई है कि नहीं, हमें क्योंकि ये हुकूमत पसंद नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को क्योंकि ये हुकूमत पसंद नहीं है, ये वजीर आला हमारी मर्जी का नहीं है, लिहाजा हम पैसे नहीं दे रहे। और सारा बोझ जो है वो सूबाई हुकूमत के अपने कंधों पर आकर पड़ा हुआ है। तो सोहेल अफरीदी ने एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ को खत लिखकर कहा जनाब हमारे वाजिबात, हमारे पैसे अदा किए जाए। नादरीन, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब जज है, मैंने कल भी आपको इनके बारे में बताया था। इनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को खुद गिरफ्तार कराया, ये अदालत के अंदर खुद जेल भिजवाते हैं, फिर हड़ताल कर देते हैं। मेडल मिलना चाहिए इन बार वालों को, तो जजेस तो नाअहल हैं ही, अब अदालतें भी मुर्दा हो गई हैं, बार तो खुद जेल छोड़कर आई है, बगैर कानून के जज ने कमाल का फैसला दे दिया है। जज के फैसले को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि 2 वकीलों को उठा के ऐसी जेल में भेज दिया और उनके खिलाफ सजा दे दी है। तो ईमान मजारी के लिए, उनके शौहर हादी अली चट्ठा के लिए पूरे पाकिस्तान में आवाजें उठ रही हैं। अपोजिशन भी आवाज उठा रही है, मीडिया भी कहीं ना कहीं आवाज उठा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत आवाज उठ रही है, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो भी आवाज उठा रही हैं। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि आप आवाज उठाते रहें, आप आवाज उठाते रहें, क्योंकि इनको सजा इसी बात की मिली है कि वो भी आवाज ही उठाते थे। सोराब बरकत को किस बात की सजा मिल रही है? वो आवाज उठाता था, वो आवाज उठाता था पिसे हुए तबकात के लिए, गरीब आदमी की आवाज सुनाता था, उसको इस बात की सजा मिली है सोराब बरकत को। और इसी बात की सजा जो है वो ईमान मजारी को दी जा रही है। सनम जावेद, फलक जावेद, दोनों बहनों को किस बात की सजा दी जा रही है? आवाज उठाने की। यास्मीन राशिद को, इमरान खान की अहलिया को किस बात की सजा दी जा रही? मारंग बलोच ने पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी की, पूरे बलोचिस्तान की आवाज बनी वो एक बेटी, उसको किस बात की सजा दी जा रही है? आवाज उठाने की सजा। और ये लगातार दी जा रही है। ये अपने से बाहर सोचते ही नहीं है नाज़रीन। अभी देखें इनकी एक नई तजवीज़ आ गई है, वजारत मजहबी उमूर। वो कहते हैं सरकारी खर्चे के ऊपर 10 अरकान असेंबली को उनके खानदानों समेत फुल प्रोटोकॉल देकर